खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। आज हम यहाँ बैठे हैं कुछ विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लैंड में एक समूह बना जिसको ब्लूम्सबरी ग्रुप कहा जाता था, जिसमें कि वहाँ के कई नाटककार, संगीतकार, साहित्यकार एक जगह इकट्ठा होते थे और तरह तरह की बातें होती थी, विमर्श होते थे, उससे चीज़ें निकल कर आती थी। और बेहद खुशनुमा और खुश करने वाली बात है, बड़ी हर्षित करने वाली बात है कि हमारे शहर पटना में भी ऐसे ही एक ग्रुप की स्थापना हो चुकी है, ऐसे एक जगह की स्थापना हो चुकी है, या ये कहें कि एक संस्था की स्थापना हो चुकी है, जहां कलात्मक प्रस्तुतियों से संबद्ध जितनी भी कलात्मक प्रस्तुतियां हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो साहित्य हो, उससे जुड़े लोग एकत्रित होते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और नई चीजें निकल कर आती हैं जो चल रही हैं, क्या होना चाहिए, सब पर उनकी राय होती है। और इसके संस्थापक यानी कि श्री सुमन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री पुंज प्रकाश, जो कि बहुत परिचय देने की आवश्यकता उनकी नहीं है, काफी प्रसिद्ध नाटककार हैं और एनएसडी से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन अपना पूरा जीवन अब तक का इन्होंने नाटकों के प्रति समर्पित रखा है। और इनके होने से हाउस ऑफ वैरायटी में, जिस जगह की बात मैंने अभी अभी की, वहाँ कई सुंदर नाटक होते रहते हैं जिसे लोगों ने बहुत सराहा है और उनका काफी आनंद उठाया है और आगे भी ऐसी प्रस्तुतियां होती रहेंगी। ये एक कारण है हाउस ऑफ वैरायटी के होने का, लेकिन मैं उन कारणों की बात कर रहा हूं जो उसके अस्तित्व में आने के बाद हम देख रहे हैं। जब ये कल्पना दिमाग में आई होगी कि ऐसी एक जगह हो, तो क्या चल रहा होगा संस्थापक के दिमाग में, ये तो संस्थापक खुद ही बता पाएंगे। तो ये पहला सवाल, या ये कहें कि पहला आग्रह मेरा श्री सुमन सिन्हा जी से, कि वो ये बताएं कि आखिर वो कौन सी बातें थी, वो कौन सी सोच थी जिसने उन्हें प्रेरित किया कि हाउस ऑफ वैरायटी जैसी एक जगह बनाई जाए। सर, स्वागत है। थैंक यू विमलेंदु जी। और मैं ज़्यादा कुछ क्या बोलूँगा, एक कल्पना नहीं है ये, मैंने हमेशा सोचा, सपना देखा कि पटना में एक कला संस्कृति और नाटक का एक आयोजन, अच्छे साफ सुथरे नाटकों का आयोजन कोई अच्छी जगह पे हो। ये मेरे दिमाग में बहुत सालों से थी बात। कारण क्या था कि मैंने हमेशा माना है कि कला संस्कृति आदमी के अंदर में सजिंदगी, आदमी के अंदर में चेतना, आदमी के अंदर में विचारशीलता बढ़ाते हैं। आदमी आज इतना निष्ठुर हो गया है, मुझे वही हमेशा लगता था कि एक बार लोग अगर कला को समझ लेंगे और एक बार वो अंदर में सेंसिटिविटी को समझ लेंगे तो उनके जीवन में बहुत कुछ अंतर आ जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे हमेशा खलती है, टू बी वेरी फ्रैंक, बुरा नहीं मानिएगा, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, कि ये जो समाज है जिसमें संवेदनहीनता अभी मुझे दिखती है हर जगह, रिश्तों में संवेदनहीनता, दोस्तों में संवेदनहीनता, मुझे वो लगा कि अगर एक कला संस्कृति से जुड़ी हुई जगह बने तो लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो वो नहीं रह जाएंगे जो वो नाटक देखने के पहले या जो फंक्शन है उसको देखने के पहले थे। अंदर में उनके डेफिनेटली सेंसिबिलिटी बढ़ेगी और ऑथेंटिक हो जाएंगे और वही समाज में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लाएगा। बस इसी परिकल्पना, इसी सोच, इसी विचार के साथ हमारे दिमाग में चल रहा था। मेरा सौभाग्य था कि एक दिन मुझे पुंज प्रकाश जी से मिलने का मौका मिला और इसमें हमारे सहयोगी हैं विनीत कुमार जी, जो पटना के एक्टर हैं, जो बॉम्बे में रहते हैं, फिल्मों में और नाटकों में बहुत काम किया। उन्होंने मुझे पुंज प्रकाश जी से मिलवाया और कहा कि पुंज प्रकाश जी से बात कर लीजिए, आप लोग जो चाहते हैं नाटक से जुड़ा हुआ या कला संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, उसमें पुंज प्रकाश जी का बहुत बड़ा योगदान है बिहार में। और उस दिन से पुंज प्रकाश जी और हम लगभग रोज़ मिलते हैं, रोज़ बातें करते हैं और क्या अब आगे करें, उसी कड़ी में एक है ये पॉडकास्ट जिसकी आज शुरुआत हो रही है और आप लोगों के थ्रू हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और इस बात को फैलाने की कोशिश करेंगे। अब आगे मैं चाहूँगा कि पुंज प्रकाश जी थोड़ा बताएं कि उन्होंने हाउस ऑफ वैरायटी में
क्या फील किया जो इसकी ज़रूरत थी। एक्चुअली थोड़ा सा मैं चाहूँगा इतिहास का भी बता दूँ। ये जो हाउस ऑफ वैरायटी है ये रीजेंट सिनेमा के बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में है। इसकी भी एक कहानी है। मेरे दादाजी श्री कैलाश बिहारी सिन्हा, उन्होंने 1929 में इस बात की सोच रखी कि एक कला संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ शुरू करते हैं जिसमें फिल्में भी दिखाई जाएं, और उन्होंने पैलेस ऑफ वैरायटी के नाम से एक संस्था शुरू की। आपको आश्चर्य होगा, वो 1929 में शुरू हुई, और उसमें जब फिल्में नहीं होती थी, क्योंकि उस समय भारत में फिल्में बनती नहीं थी, तो वो फिल्में जो बाहर से आती थी उनको दिखाया जाता था, साइलेंट मूवी को। लेकिन साथ साथ एक अद्भुत बात ये थी कि वहाँ ग्रीन रूम भी उन्होंने बनाया, नाटक भी होते थे, अलग अलग तरह के एक ऑर्केस्ट्रा आते थे बाहर से, उनका भी प्रोग्राम होता था। तो मल्टीपल चीज़ें वहाँ होती थी, इसीलिए उन्होंने नाम रखा था पैलेस ऑफ वैरायटी। बाद में क्या हुआ, जब फिल्में भारत में बनने लगी और मिलने लगी, तो उन्होंने पैलेस ऑफ वैरायटी की जगह उसका नाम रखा रीजेंट सिनेमा। फिर रीजेंट सिनेमा से रीजेंट थिएटर हो गया। वो बात मेरे दिमाग में, जहन में अटकी हुई थी कि उनका वो सपना जो मल्टी कल्चरल एक्टिविटी का रहेगा, वो अधूरा रह गया। तो जब मैं इस जगह की सोच रहा था, तो इसका नाम वहीं से मैंने लिया, पैलेस ऑफ वैरायटी की जगह पैलेस को हटा के, क्योंकि अब पैलेसेस की बात करना कोई माने नहीं है, हाउस ऑफ वैरायटी कर लिया, जो सामान्य लोगों के समझ में आए। और हाउस ऑफ वैरायटी कमिटेड है मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए। यही हमारी सोच है, यही हमारी समझ है, और हमको उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा पुंज प्रकाश जी इस पर प्रकाश डालें। ये जब मैं ऐसे ही आउटसाइडर की तरह यहाँ आता था, क्योंकि ये बात कि यहाँ एक जगह बननी है, ये पिछले 15 साल से चल रही थी। सुमन सर इसके पीछे लगे हुए थे, और विनीत भाई से इनकी बातचीत होती रहती थी। ये कई बार उनके शूटिंग में भी जाते रहते थे। मुझे ये बात पता थी, चूँकि विनीत भाई से एक जुड़ाव है तो पता थी। लेकिन मैं एक जब विनीत भाई यहाँ आते थे तो उनके साथ लगभग एक आउटसाइडर की तरह आता था। शुरुआती दिनों में तो सर को मालूम भी नहीं है कि मैं नाटक करता हूँ कि विनीत कुमार आते थे साथ में, मैं आता था, सुनता रहता था। विनीत भाई बार बार जब बात होती थी इनसे, तो बार बार कहते हैं कि यार सुमन जी जो पीछे लगे हुए हैं, इनको पता नहीं है बहुत क्यों बनाना चाह रहे हैं ये जगह, मतलब कमर्शियली ये रिलायबल नहीं है ये चीज़ें, क्यों बनाना चाह रहे हैं। हाँ, बोला नहीं ठीक है, नाटक करे, बहुत वो है एक ऑडिटोरियम और एक इस तरह का सपना देखना, मतलब वो उसमें बहुत एनर्जी भी लगती है, और मतलब फाइनेंशियली कुछ बहुत ज़्यादा आउटकम इस तरह से नहीं हो पाता। तो इस ऐसा था। तो अच्छा ये था कि अब इनके दिमाग में सपना पल रहा है, बात विनीत भाई तक है, फिर मेरे तक है, और बीच में एक और व्यक्ति इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट नहीं था इसमें कुछ भी। तो उनसे जब मेरी पीछे में बात होती थी तो मैं बोलता था कि भाई जब ऐसी बात हो रही है तो क्यों नहीं आगे बढ़ते हो। तो बोला नहीं यार मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैं ठीक है, हम बोले साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हो कि त्रिकोण बनाए हुए हो, तो वो साफ साफ ही नहीं बोल रहा। तो खैर, तो अच्छा उससे पहले मैंने कई बार ये देखा कि रीजेंट का जो मेन गेट है वहाँ पे नाटक के पोस्टर लग जाते थे कभी कभी बीच बीच में। तो मुझे लगता था यार ये मतलब सिनेमा हॉल के आगे नाटक का पोस्टर लगा रहे हैं, कोई बड़ी रोचक बात है, या रिहर्सल के लिए स्पेस दे रहे हैं कि सिनेमा हॉल के पर्दे के आप पीछे रहे रिहर्सल कर रहे हैं, तो ये हो रहा है। एक दिन कुछ हुआ, मुझे एक दिन गुस्सा आया था किसी बात पे कि लोग है ना, आप एक जगह काम करते हो तो बहुत सारे चीज़ें बहुत बातें होती रहती है। एक दिन गुस्सा आया किसी बात पे, तो मैंने विनीत भाई को कॉल किया कि विनीत भाई हम लोग जो जाते हैं सुमन सर के यहाँ, तो जो सेकंड फ्लोर एक बार दिखाए थे वहाँ पे कोई वर्कशॉप हो सकता है क्या, ये जगह खाली थी इस वक्त। तो बोले हाँ रुको, अब मैं कैसे हाँ ना बोलूँ, एक बार सुमन सर से मैं बात करना चाहता हूँ। विद इन मिनट कॉल आया कि सर बुला रहे हैं तुमको। तो जैसे ऐसा लगा ना कि ये वेट ही कर रहे थे उसी दिन का कि आप आइए, एकदम वेट कर रहा था, और लगा जैसे सपना साकार हो रहा है।
नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात अब और एकदम 2+2 हो गया। जैसे ही इन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा सोचिए ही नहीं, अभी आइए, अभी करते हैं प्लानिंग। आपके स्टेचर का ड्रामेटिस्ट जिसको इतना उस- अच्छा exactly। है, वो अगर करे हमारे हाँ। शहर में तो ये बहुत बड़ी बात नहीं नहीं, है। बहुत अच्छा लगा। फिर आप बताएं तो आगे। उसके बाद जब यहाँ आए तो ये जगह अब चूंकि अब देखिए कमाल की बात कि सारे फ्लोर बिजी हैं, ये फ्लोर खाली, हाँ। सारे बिजी हैं मतलब। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ जैसे खिड़कियाँ वड़कियाँ खुली हुई थी, फ्लोर ऐसे अभी मतलब जब होता है खाली जगह होगी तो वहाँ पे डंपिंग जोन हो जाता है। तो मैंने बोला कि सर ये कुछ करना पड़ेगा इसका। तो बोले कि आप बताइए कब आ रहे हैं, ये बताइए क्या करना है, ये मत बताइए, हाँ, कब आ रहे हैं ये कब आ रहे हैं और आपको क्या चाहिए ये बता तो दीजिए। बेचैनी इधर भी पूरी जोर की। पूरी हाँ, पूरी पूरी आप- यहाँ तक बेचैनी का मत पूछिए, यहाँ तक बेचैनी थी। तो बोला कि आपको क्या चाहिए। तो हमने बोला अरे ऐसा कोई नाटक के बारे में जनरली हाँ, इतना कौन नाटक है? कि आप जो है क्या चाहिए ये बता दीजिए। तो हम लोग बोला कि कुछ नहीं सर, ये बस खाली क्योंकि जाड़े का दिन था तो खिड़कियां जो है पैक करा दीजिए और सफाई हो जाए थोड़ी सी। मैं 2 दिन बाद आया हूँ, देखा खिड़की काम लगा हुआ है, सफाई चल रही है, मतलब एकदम युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। क्या बात। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है। फिर हुआ कि कार्यशाला में भी कमाल है, कार्यशाला हमें करना था सिर्फ 20 आदमी के साथ, अच्छा, लेकिन जब ये स्पेस देखा तो इस स्पेस की जो कैपेसिटी है उसमें लगा नहीं हम लोग 60-70 तक जा सकते हैं। बिल्कुल, जगह तो काफी। उसके बाद शुरू हो गया। तो एक बार अब कमाल बात ये थी कि सुमन सर उस कार्यशाला में आके खुद बैठते थे कि स्टूडेंट की तरह। क्या बात। और इन्होंने पहली बार देखा कि अच्छा ये नाटक सिर्फ जो परफॉर्मेंस होता है वो नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें बात की जाती है। तो एक दिन ऐसे ही कहा कि यार इस कार्यशाला में कुछ तैयार करो और उसका शो करो। विनीत भाई उसी दौरान आए हुए तो बोला कुछ परफॉर्मेंस करो। तो बोले भैया परफॉर्मेंस कैसे होगा। तो अच्छा ये जगह है तो हाँ अच्छा यहाँ मान लो कैसे ऑडियंस बैठेंगे और कैसे क्या करेंगे। तो हम लोग के दिमाग में चलने लगा। तो ये आए, बोले आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बोले नहीं हम लोग कर रहे हैं कि अगर कुछ परफॉर्मेंस यहाँ करें तो ऑडियंस किधर बैठेगी, हम लोग किधर करेंगे। तो अच्छा ठीक है, अब आपको वो फोटो दिखाऊंगा मैं, अगर वो मेरे पास होगा, कि हम लोग ना ये जो गद्दे हैं ना, जी। गद्दे लगा लगा के विंग्स बना रहे थे। कभी इधर बना रहे थे, उसके बाद मैं खड़ा होकर ऐसे देख रहा था, पहले इधर सोचा तो उसके बाद फिर उधर, फिर गद्दे लगाया, फिर इधर देखा। फाइनली वो कॉर्नर में जब गद्दा लगाया और पीछे जाके ऐसे देखे, मैं ये हो सकता है यार। वाह। तो इन्होंने बोला आप लोग क्या कर रहे हैं, गद्दा कभी इधर कभी उधर कभी इधर, भाई क्या मेरी करना समझ क्या में चाह तो रहे नहीं हैं? आ रहा था। क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। तो हम लोग सोच रहे हैं सर कि एक जगह मतलब परफॉर्मेंस स्पेस क्या होगा और लोग किधर बैठेंगे। तो कह रहे एक ऑडिटोरियम भी बना देते हैं ना। क्या बात है। हमने कहा इतना दिमाग क्या लगाना है, ये अद्भुत इतना दिमाग क्या लगाना, आपको क्या चाहिए बताइए। मेरा आर्किटेक्ट है, सब हैं, आप बताइए खाली अपनी तो जरूरत। हुआ कि ऑडिटोरियम बना देते, इसका क्या मतलब हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब उस ऑडिटोरियम समय ये पूरा खुला हुआ हॉल था। अच्छा, वाह। तो इन लोगों को अचंभा हुआ कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। हमने कहा हो जाएगा, आप बताइए। तो हुआ कि ऑडिटोरियम बना देते हैं। ये मतलब हमें है ना कि आपके लिए भी एक शॉकिंग पॉइंट है कि आप बिल्कुल, अगर कोई सामने आप इधर 1 2 3 कर रहे हैं, उधर से आके बोले 100। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुआ कि तब अब फिर हम लोग बैठे कि यार ऑडिटोरियम बनना है। तो हमने फिर बात हुई कि जब ऑडिटोरियम बनना है तो मतलब ये बेस्ट होगा हाँ, कि ये है। तो हमारे दिमाग में हम जो विनीत भाई और मेरे एक ही या नाम है जो है रॉबिन दास। हाँ, बेशक। और कमाल की बात ये देखिएगा कि रॉबिन सर के दिमाग में भी ये बात थी कि वो एक ऑडिटोरियम बनाए। उनका भी एक सपना है अच्छा, कि एक ऑडिटोरियम डिजाइन करें। जब हमने उनसे बात की, विनीत भाई ने कॉल किया, तो जैसे होता है ना कि आप 4 सपने मिल रहे हैं एक साथ, बिल्कुल। कि अलग अलग सपने देखे जा रहे हैं और एक साथ। रॉबिन सर ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, बोला मैं आ रहा हूँ, कब आना है बता। मतलब जो अद्भुत पहले से अद्भुत था, निर्धारित है, अद्भुत था। जैसे सब कुछ निर्धारित आप बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, सच में वैसा ही था पूरा। रॉबिन सर ने तुरंत बोला कब आना है बताओ। और हम लोगों ने आपस में बात किया, बोला सर आप कब आ सकते हैं। बोले बोलोगे 1 हफ्ते के अंदर, आप भी बोलोगे कल आ जाएंगे।
और यही हुआ। हम फिर लोग इन लोगों ने- फिलोसफी में पढ़ते हैं प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी। हाँ हाँ, तो ये डेस्टिन्ड आप एंड सबकी- सब कुछ जी, बिल्कुल। निर्मित, मतलब सब एक कुछ साथ एक निमित जगह है। सारी ऊर्जाएं मिली और ये चीज अस्तित्व में आया। ये बड़ी रोचक कहानी है। बड़ी रोचक है, बड़ी रोचक है। और मतलब जिन्होंने रॉबिन सर को काम करते देखा है, वो मैंने सर को बोला कि सर वो अकेले बैठे रहेंगे, उधर नहीं जाना है। बोला हाँ ठीक है, क्या करते रहते हैं सर लोग। बोला वो कुछ चल रहा है दिमाग में, छोड़ देना। वो 2-3 यहाँ आए, 2-3 दिन देखा, घूमा फिरा, और हमने लोगों ने सिर्फ यही, सर ने एक ही बात कही उनसे कि सर पटना को सोच के नहीं डिजाइन करना है। ये बहुत आपको सोचना होगा। ये बहुत ये मेरी काम की क्लियर बात थी। कट उनसे बात थी, पूछिए आप इनसे एकदम। मैं उस पर आऊंगा। ये बहुत अहम हाँ। बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ दिया जी आपने। जी, कि उन्होंने एक ही था कि नहीं, समझौता नहीं करना है। बिल्कुल। चाहे कोई भी चीज़ हो, एक कील भी लगनी है तो वो प्रॉपर कील लगेगी। जैसे जो वायरिंग हुई है, वो वायरिंग हम लोग 15,000 में भी कर सकते थे, लेकिन बोला नहीं, 15,000 वाली वायरिंग नहीं होगी। वायर और कभी कोई भी वायर आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे बजाता है, और बीच में कोई ज्वाइंट नहीं लगेगा, एकदम प्रॉपर जहाँ से जहाँ तक आया, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो सर ने फिर उसी तरह से, अब सर का जो पूरा प्रोजेक्ट आप देखेंगे, जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो पूरा उनकी ड्राइंग बनी हुई जी है। जी जी। सर बनाते जाते थे और मैं धीरे से उनको चाय रखने जाता था, देखता था ऐसे कुछ बनाया, मैं फट से क्लिक करके हट जाता था कि अच्छा वो। तो जब शेप लेने, मतलब एकाएक फिर सर ने पूछा कैसे तुम लोग सोच रहे हो। फिर हमने कहा सर ऐसा देखिए, तो बोला हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये इधर से ये भी देखना था। अच्छा, ये करना था कि एक मल्टी पर्पस स्पेस, बिल्कुल। कि जिसमें सिनेमा, प्रदर्शनकारी कला, कोई आकर बैठ के बातचीत करना चाह रहे हैं, जितने भी फॉर्म्स हो सकते हैं। और ये मतलब ये सिर्फ रॉबिन सर के की ही मतलब जब आप मतलब हम लोग जब देखते हैं कैसे बना है, तो मतलब वही कर सकते थे, इसके अलावा शायद ही कोई कर पाए। इस मतलब जगह में जो स्पेस निकाली है, जो ग्रीन रूम निकाला है, जिस तरह से ये मीटिंग रूम निकाला है, जो ऑडिटोरियम निकाला है। फिर कमाल बात है कि चेयर बनना है तो कहाँ से बनना है, तब चूंकि सर का एक एक्सपीरियंस है लंबा बिल्कुल। चेयर को बनाने, रिपेयर करने हुए, तो बजाबता उनको मतलब ये पटना में, बिहार में नहीं बना, वो जहाँ जो बनता था गाजियाबाद में बन गया है। गाजियाबाद में बन रहा है। स्पेशल थिएटर सीटिंग बना, हाँ, एकदम मेड टू ऑर्डर बना, वाह। इस तरह का बनेगा, और सब अप्रूव करके इनके द्वारा और रॉबिन सर के द्वारा, तब वो चेयर्स का ऑर्डर दिया गया। मतलब एक क्योंकि मैंने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं किसी चीज़। एक मजेदार बात बता रहा हूँ कि ब्लैक बना, तो ब्लैक जनरली जो हम मानते हैं कि चूंकि ब्लैक बॉक्स ही बना रहे हैं, तो ब्लैक जो जनरल एक मान्यता है कि ब्लैक जो है अशुभ होता है। हाँ। तो सर ने बोला एक पहले ब्लू कर दीजिए, ब्लू कीजिए, डार्क ब्लू किया गया। डार्क ब्लू किया गया। अच्छा। तो हर एक बार रॉबिन सर से अप्रूव ले लीजिए, तो जैसे ही हमने देखा, बोला नहीं ब्लैक, सर ने बोला अब ब्लैक कर दीजिए। मेरा दिल हाँ, मैंने बीच में वो टोक लगा दिया। हाँ हाँ, डार्क ब्लू कर दिया, उसके ऊपर से फिर ब्लैक करवा दिया। लेकिन मेरा वो डर था कि केवल ब्लैक होगा तो मालूम नहीं कैसा रहेगा, उसके ऊपर से ब्लैक करा दिया। नहीं, हर चीज़ और इसी तरह से हुआ। ये होता है ना नंदू भाई कि कई बार चीजें मिलती चली जाती है। जैसे इस नाम का देखिए, हाउस ऑफ वैरायटी का, जी। हमने जब काम शुरू किया तो हुआ कि सर क्या नाम दिया जाए, तो मतलब एक जगह का नाम तो देंगे, यहाँ वर्कशॉप चल रहा है, तो इन्होंने कहा पहले सब वैरायटी, तो हमारे दादाजी सोचे थे, अब देखिए, तो बोला उसमें से अब मीटिंग हुई तो बोला पहले से हटा के हाउस ऑफ वैरायटी कर दीजिए। ये ऑफिशियल नाम नहीं था उस वक्त, सिर्फ एक जगह का, ऐसे ही कि आप कहाँ आएंगे। हाँ। जब हम लोगों ने राय लेनी शुरू की लोगों से, और हम लोग गए एक जगह कि उनसे पूछा गया कि नाम कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एच लेटर से नाम होना चाहिए। क्या बात, ये एक और कोइंसिडेंस, ये भी कोइंसिडेंस अजीब सा इत्तेफाक है जो आपने पहले से बहुत सोच रखा दिग्गज था। एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है मेरे, उन्होंने कहा एच से नाम रखिए। बहुत बढ़िया। आया, हम सब नाम के पीछे लगे हुए हैं, सर लगे हुए हैं, मैं लगा हुआ हूँ, रॉबिन सर लगे हुए हैं, उधर विनीत भाई लगे हुए हैं, मतलब रोज 15 नाम आ रहे हैं, ये वो। अंत में हुआ कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, हम तो हाउस ऑफ वैरायटी नाम से काम कर ही रहे थे, और वो पहले से है ही। तो पहले से है, ये तो उसी को रखते हैं। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही इस कहानी के बीच में कि सुमन सर ने उनको कहा कि कुछ भी पटना सोच के मत कीजिए। नहीं, एक मिनट, उसको कैसे कहा वो भी सुनिए। जी। वो डरा दिया उनको। हाँ। एयरपोर्ट से निकले, एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकले, मैंने गाड़ी को किनारे लगाया,
अब मैंने कहा सर आपसे कुछ बात करनी है, तो डर गए, बोले क्या बात है, गाड़ी रोक क्यों दी है? हमने कहा सर आपको बताना है कि इस गेट के बाहर पटना शुरू हो गया, यहाँ पे आप जब बनाएंगे हम लोग का हाउस ऑफ वैरायटी, तो खाली इतना ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन का निचोड़ आपको यहाँ डालना है। ये नहीं बोलना है अच्छा सुमन जी ये पटना के लायक है, चल जाएगा बोल के हमको यहाँ कुछ बनाना ही नहीं है। तो बोलेगा अरे तो आप अजीब बात कर रहे हैं, लोग तो बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ भी बना दीजिए। और यहाँ हमने कहा सर मेरा सपना बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट एक दिन यहाँ आएंगे, ये मेरे विचार में है। तो उनके लिए ये पूरी जगह उसी हिसाब से प्लान करिए कि जो बाहर से आए, विदेश, बॉम्बे से, जहाँ से भी आए, उनको लगे कि हाँ पटना में एक लाजवाब चीज़ बनी है। यही सोच के साथ रॉबिन दास जी को यहाँ हम लोगों ने उतारा। नहीं तो उसी बात पर मैं, चूंकि कुछ भैया से बात होती रहती है और हम लोग इनको काफी दिनों से जानते भी हैं और इनका काम भी देखते रहे हैं, एक आदर्श है युवाओं के बीच जो नाटक में दिलचस्पी रखते हैं। तो इनसे जो कहानी हमने इस कहानी की इतर सुनी थी, एक दफा बातचीत के दौरान इन्होंने बताया था कि पटना वो जगह है जहाँ लोग 70 के दशक में 100 रुपए का टिकट खरीद के भी ड्रामा और नाटक देखने जाते थे। अरे ब्लैक हुआ, टिकट ब्लैक हुए हैं, टिकट्स ब्लैक होते थे नाटक के। तो उस शहर, और फिर ये बात कि पटना सोचकर मत बनाइएगा, तो पटना के इंप्रेशन में ये अचानक से बदलाव आपने तो शुरू से देखा है पुंज भैया, इसको नाटक क्या किया भी है और आपने देखा है, इसको अभी भी देख रहे हैं। तो बीच में ऐसा क्या बदला, राजनीतिक जो भी कारण हो वो हम सब अवगत हैं, उस पर विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और क्या कारण थे लोगों के, लोग क्यों विमुख हो गए? क्योंकि मुझे भी जो पता है, मैं भी जब पटना से बाहर पढ़ने जा रहा था तब तक मैं यहाँ शेक्सपियर के लगभग सारे प्लेस करके जा रहा था स्कूल लेवल पे भी हम लोग नाटक के लिए बहुत सजग थे और उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। तो आपके हिसाब से क्या बदला और क्यों अचानक से लोग विमुख हो गए और क्यों फिर बातें यहाँ से यहाँ तक पहुंची? देखिए 92 में क्या होता है, अब ये थोड़ा सा मतलब मैं उस राजनीति पे तो नहीं जाऊंगा जी, क्योंकि वो हम लोग का विषय भी नहीं, हमारा बिल्कुल, विषय सांस्कृतिक है। 92 में उदारवादी राजनीति लाई जाती है और एक वो भी आता है कि आर्टिस्टों को फाइनेंशियली मदद किया जाए जी, ये मदद है, मतलब जो, लेकिन क्या हुआ कि एक चीज़ होती है कि जहाँ पैसा आता है तो जहाँ गुड़ होता है तो बहुत सारी चींटियाँ और बिल्कुल, वो बिल्कुल। सब आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि उससे पहले जो थिएटर एक मुहिम की तहत होता था, एक जुनून के तहत होता था, और वो इसलिए होता था कि मुझे आपसे कुछ कहना है, वो मेरे अंदर की व्यथा है या समाज की व्यथा है, समाज की पीड़ा है, समाज का सुख है, दुख है, जो भी है वो शेयर करना होता था। जी, अब क्या होने लगा, धीरे धीरे वो एक प्रोडक्ट बन गया, प्रोजेक्ट बन गया। पहले आप देखेंगे कि ऐसे दल थे जो ये 1.5 साल, 2-2 साल, 4-4 साल बिल्कुल, एक ही नाटक, जब तक कि आप मतलब रिहर्सल में जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं हो जाएगी वो लोगों तक जाएगा जाएगा ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही जब प्रोडक्ट होने लगा और हमने इसको, मतलब सबसे पहली चीज़ क्या काटा हमने उसकी मेहनत काटी। अगर बोला जाए कि पर्पस ऑफ आर्ट क्या है, एक लाइन में अगर कोई बोले कि क्यों एक आर्ट का क्या, तो बोला एक लाइन में अगर हम बोला खूबसूरती, सुंदर, इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। बाकी वो किस दल और किस राजनीति से, वो बात की बात है, कौन सी बात कह रहा है, घरेलू बात कह रहा है कि इंटरनेशनल बात कर रहा है, वो बात अलग है। खूबसूरत होना चाहिए। बेशक। जैसे जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, बोले मेरे पिताजी नहीं मान रहे हैं आर्ट के लिए, तो हमने पिताजी को समझाओ कि वो जो रोटी खा रहे हैं उसमें भी आर्ट है। बेशक। जिस दिन माँ जो है गोल रोटी नहीं बना के वो चौकोर बना देगी, उटपटांग बना देगी, उस दिन वो गुस्सा हो जाएंगे। तो वही है कि जब मतलब ये हुआ कि जब आर्ट जो है ना, आर्ट हटा और आर्ट के लिए मेहनत हटी, तो क्या हो गया, सब कुछ प्रोजेक्ट के तहत हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी खत्म हो गई। और दूसरा है कि लोगों ने ये मान लिया कि कोई भी आदमी आर्ट क्रिएट कर सकता है। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। मतलब नसीर साहब बड़े बेदर्द तरीके से कहते हैं कि समाज का वो तबका जो समाज के किसी लायक नहीं है, वो आर्ट के लायक कैसे हो जाएगा। ठीक बात है। इसके लिए तो बाकायदा एक टर्म भी है, लुम्पेन प्रोलेटारिएट्स। हाँ तो बिल्कुल,
जो किसी लायक नहीं वो आर्ट कैसे क्रिएट करेगा। हाँ कि ठीक बात। अगर आपको साहित्य में रुचि नहीं है, संगीत में रुचि नहीं है, बेहतरीन सिनेमा में रुचि नहीं है, आप अपने समाज में रुचि नहीं है, तो फिर आप में किसी की रुचि नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी एक भीड़ बढ़ी है इधर आ चूँकि पैसे वो एक जॉब की तरह लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि 8,000 रुपये पर महीने का जॉब हो गया, हाँ हाँ हाँ। और जिसमें करना कुछ, तो इसीलिए वो चीज़ें धीरे 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 डाउनफॉल। और जो कुछ लोग चाहते भी है कि डाउनफॉल हो, हाँ। क्योंकि आर्टिस्टिक कम्युनिटी जो है वो बहुत खतरनाक कम्युनिटी होती है। वो जब कोई प्रश्न उठा लेती है तो वो उसका जवाब देना पड़ता नहीं, क्योंकि हमारे पास ताकत है ना कि हम उसको लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं और आर्टिस्टिक रूप से स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ये कोई फिल्म बनती है उसका प्रभाव होता है बहुत लंबा। तो ये एक कारण। जब मैंने एक चीज और देखी कि मैं दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम हो गया या वैसा जो लोधी रोड में लगातार कई ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं, वहाँ लगातार चीजें होती रहती हैं, बड़े बड़े एक्टर्स स्टेज करने आते हैं, थिएटर से जुड़े रहने के लिए आते हैं। तो वहाँ का लोकल क्राउड जो है, जो बच्चे ड्रामा में इंटरेस्टेड हैं, उनको एक मौका मिलता है कि हाँ कुछ करें, अपना काम दिखाएं, और वो बड़े फेयर है। वहाँ 500-500 रुपए का भी टिकट खरीद के लोग जाते हैं देखने। और जैसा कि आपने बताया, आप ही से सुना था कि 100 रुपए और टिकट्स ब्लैक होना, ये बात, और आज हम टिकट नहीं खरीद रहे हैं या फिर लोग बहुत जागरूक नहीं है। तो ऐसे समय में हाउस ऑफ वैरायटी का होना बिल्कुल बहुत प्रशंसनीय है, जहाँ लोग कुछ ही संख्या में लेकिन नाटक देखने आ तो रहे हैं, उनको पता तो है कि ये नाटक हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। तो मैं सुमन जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपने भी जिस 1991-92 की बात अभी पूंज भैया ने की, ग्लोबलाइजेशन का दौर था, उदारीकरण का दौर था, और बहुत सारे लोग MBA और इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे थे, और सिनेमा भी शायद उस क्रेस्ट पर नहीं था, बहुत डाउनफॉल आया था कंटेंट वाइज अगर देखें, म्यूजिक वाइज अगर देखें तो बहुत गिरा हुआ था उस वक्त। तो कितना कठिन रहा उस वक्त रीजेंट को एज अ सिनेमा हॉल चला लेना, और उसको चलाते हुए ये सपना देखना भी कि एक हाउस ऑफ वैरायटी टाइप की जगह होगी। देखिए, रीजेंट को चलाने में मुझे बहुत परेशानी इसलिए नहीं हुई कि मेरा एक चीज़ बहुत क्लियर था बचपन से कि जो भी करूँगा साफ सुथरा और बढ़िया करूँगा। तो रीजेंट में मैंने 45 साल चलाया। आपको जानकर खुशी होगी कि ये साल रीजेंट का 96th ईयर है, उसमें से 45 साल तो मैंने चलाया। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में, जहन में शुरू से थी कि यहाँ साफ सुथरी और समाज की अच्छी पिक्चरें लगेंगी, जो मैंने आज तक मेंटेन किया। उसी से इसका कारण भी बना कि रीजेंट इतने साल से चल पा रहा है, क्योंकि ये फैमिली के लिए ये जगह है। रीजेंट में लोग आते हैं और पिक्चरें देखते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से जब हाउस ऑफ वैरायटी बन रहा था तो पहला विचार ये था कि हम लोग एक 100 सीटर हॉल बनाएं, 200 सीटर हॉल बनाएं। हम लोगों ने फिर आपस में बात किया, हम लोगों ने बात किया कि नहीं, हम लोग केवल 50 सीटर हॉल बनाएंगे। इस पे रॉबिन सर का भी ऑब्जेक्शन आया कि 50 सीटर में इकोनॉमिक्स कैसे वर्कआउट होगा। हमने कहा इकोनॉमिक्स हर जगह पे वर्कआउट करना जरूरी नहीं है। क्या बात, हर जगह इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है सर। हम बना रहे हैं ये एक ऐसी जगह जो समाज के उस वर्ग को, जो अंदर से कहीं घबरा गया है कि क्या समाज बन गया, उसको वापस लाने को कला संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए 50 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं हमको एक शो में। और हम लोगों ने जानबूझ के इस जगह को 100 सीटर और 200 सीटर नहीं बनाया, हमने 50 सीटर बनाया, मानते हुए जानते हुए कि इकोनॉमिक्स इसका दूसरा है। इसका इकोनॉमिक्स है कि लोग सेंसिटिव बने, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ये बहुत बड़ी सेंसिबल मुहिम है। बने, बहुत- इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता बहुत है। अच्छी बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर भेड़ चाल में 200 सीटर बना देंगे, पीछे से कोई कमेंट मारेगा, कुछ होगा। अभी क्या है कि 50 लोगों का हाउस ऑफ वैरायटी है, 50 लोग आते हैं और पूरी तन्मयता से, क्योंकि हाउस ऑफ वैरायटी एक इंटीमेट थिएटर की तरह है, बिल्कुल। आप एक्टर के पलक झपकने को भी देख सकते हैं। बहुत अद्भुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता बहुत है। बढ़िया तो इससे लोग जुड़ते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, जो गलती करी थी मदद के नाम पे सरकार ने, कि पैसा देने लगे तो जो डायरेक्टर एक्टर थे उनको भी ये हो गया कि पैसा तो मिलना है, फ़ोटो खिंचवा के भेज दो और अपने को पैसा आ जाएगा। हमने कहा कि नहीं, हम चार्ज करेंगे यहाँ। और पहली बार पटना में फिर से शुरू हुआ, हाउस ऑफ वैरायटी में आना है तो आपको 100 रुपया देना है। 100 रुपया से कोई इकोनॉमिक्स नहीं होता है, लेकिन आपको पैसे देने की आदत होनी चाहिए,
कला के प्रति आपका रुझान होना चाहिए। आप जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही उस बहाने छटेंगे। बिल्कुल। जो आम लोग हैं जिनको कला के लिए नहीं आना है, बस केवल ऐसे ही बैठ जाना है, उसको हम नहीं चाहते थे यहाँ। बिल्कुल। आज हमारे आर्टिस्ट लोग इतनी मेहनत करके एक खूबसूरत नाटक बनाते हैं और उसको हम ऐसे ही बांट दें, वो नहीं। तो ये हमने और पूंजी ने तय किया कि यहाँ टिकट तो लगेगा, बहुत बढ़िया। और टिकट लगता है, बेशक 100 लगना रुपया चाहिए लगता भी, है, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन लगता है। बिल्कुल लगना चाहिए। एक बात और भी है ना विमलेंदु भाई कि जनरली जब बात करिए ना साहित्य, आर्ट एंड कल्चर की, जी। तो हम जनरली मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास सर्वहारा को ही ध्यान में रख के बातें करते हैं। बिल्कुल। मुझे कई बार लगता है ये हमारा काम नहीं है वर्गीकरण करना, बिल्कुल नहीं। कि हमारे आर्ट जो है सबके लिए है। बिल्कुल ठीक बात। मतलब चाहे वो समाज के निचले तबके से आते हों, समाज के उचले तबके से आते हों, उनका पद प्रतिष्ठा कोई भी जो हो, भी हो, बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब चूंकि संगीत सबके लिए एक ही जैसा है, सितार सबके लिए एक जैसा है, बिल्कुल। गिटार सबके लिए एक जैसा है, डायलॉग एक जैसा के लिए। तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा ये शायद जो विचारधाराएं ज़्यादा प्रभावित करती रही हैं कि आप ये वाले आर्ट कर रहे हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं, हाँ, ये वाला आर्ट वो मुझे राइट लेफ्ट और सेंटर राइट लेफ्ट और सेंटर वाला जो है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर कोई एक भारी मन से आता है और वो ना आपके आर्ट देख करके अपने मन को हल्का करके और आपका हाथ पकड़ के चुपचाप चला जाता है, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा ये पारित। बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने उसके अंदर जीवन के प्रति उत्साह जगा दिया। और वो कहते भी है ना कि अगर कोई पेंटर रावण का चित्र सुंदर बनाता है तो उस चित्र की प्रशंसा तो होनी हाँ, चाहिए, निश्चित, भले रावण की निश्चित, आप कितनी भी निश्चित, भर्त्सना निश्चित, करें, निश्चित। तो वो उस चित्रकारी की प्रशंसा होनी निश्चित, चाहिए। निश्चित। और जो हम मुझे और हमें तीनों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको ट्रिविया के तौर पर एक बात बताता चलूं कि हमारी पूरी पीढ़ी जब बड़ी हो रही थी तो अखबारों में इश्तेहार आते थे सिनेमा के कि कौन से थिएटर में कौन सी फिल्म लगी है। तो वहां भी रीजेंट का जो तरीका होता था अपने फिल्म्स को प्रेजेंट करने का, वो बड़ा अनूठा होता था। मुझे याद आता है 1994 में फिल्म आई थी जुरासिक पार्क, जो बहुत मशहूर हुई। तो उसका इन्होंने जो इश्तेहार दिया था उसमें एक टैगलाइन था कि जरा सा रिस्क है। तो कितना राइम कर रहा था जुरासिक से। तो ये अद्भुत बात है कि छोटा सा ऐड देना है जहाँ सब लोग सिर्फ फिल्म का पोस्टर दे रहे हैं, वहां भी एक क्रिएटिविटी को टैग करके देना। मतलब कितने सजग रहे हैं ये क्रिएटिविटी परोसने के लिए समाज में। तो मैं सुमन जी से जानना चाहूंगा और फिर पुंज भैया के पास आऊंगा एक अहम सवाल के साथ। इस ट्रिविया से रिलेटेड सवाल आपसे ये है सुमन जी कि ये टैगलाइंस कौन लिखता था? ये हमारे एक मित्र थे जो अब बेचारे नहीं रहे, बहुत क्रिएटिव आदमी थे। उनका नाम था सुशांत शारदा। बहुत अद्भुत क्रिएटिविटी थी और स्पॉन्टेनियस लिखते थे। बहुत जैसे जब उन्होंने बनाया रीजेंट का ऐड, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो रोज ऐड निकालेंगे, लेकिन रोज ऐड निकालेंगे तो पैसा लगेगा। तो उन्होंने एक उपाय निकाला, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाते थे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्लासिफाइड में निकालेंगे। और क्लासिफाइड में ऐड जो है छोटा निकलता था, 5x1 का ऐड, लेकिन वो हर रोज एक अलग ऐड निकलता था। और अद्भुत उस आदमी की क्रिएटिविटी थी। मैं आपको दिखाऊंगा कभी, तो आप अचंभित हो जाएंगे कि रोज एक अलग टैगलाइन, क्या बात। और क्लासिफाइड में निकलता था। और आज भी मैंने उसको सजा के संवार के रखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग सीखें कि किसी भी अच्छी चीज़ को एक कैसे प्रेजेंटेशन करना है। वो सुशांत ने किया और मैं ईश्वर से मनाता हूं कि उनकी आत्मा को अच्छा मिले स्थान। हाँ, लेकिन अद्भुत उनका क्रिएटिविटी था। आपने तो कुछ पढ़े हैं, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे वो बनाते थे टैगलाइंस। क्या बात। और लोग इंतजार करते थे रीजेंट का ऐड देखने के लिए। टैगलाइन, स्लोगन्स, पंचलाइंस, ये तो हमेशा ही इश्तेहार की जान रहे हैं। और आज के दौर में चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो चाहे मार्केटिंग का फील्ड हो, उसकी महत्ता घटी नहीं बढ़ी ही है। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, और जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा उन्होंने आज फिर उनको सुशांत साहब को याद किया, हम सब ने याद किया, तो बहुत खुशी की बात है। अब जिस अहम सवाल की मैं बात कर रहा था वो पुंज भैया से है ये कि हम लोग शुरुआत तो कर चुके हैं, नाटक हो रहे हैं और बहुत अच्छे नाटक हो रहे हैं। मैं दर्शक के तौर पर ये कह रहा हूँ कि बहुत शानदार नाटक हो रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। क्या निकट भविष्य में हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गिरीश कर्नाड
या बाकी लोगों के अंग्रेजी प्ले भी देख पाएंगे? एकदम एकदम एकदम। हमारे पास देखिए, हम लोग के हिंदी थिएटर में डायरेक्टर हैं, जी डिजाइनर हैं, जी एक्टर की कमी है। जी इसलिए क्योंकि हिंदी थिएटर ने वो एक्टर के सर्वाइवर के लिए अभी कुछ बनाया नहीं, जी मतलब तो इसीलिए हिंदी में एक्टर आता है, वो बेचारा 2-3 साल, 1 साल 1.5 साल जो भी लगा करके, उसके बाद उसको भागना पड़ता है यहाँ से, मजबूरी है उसकी। तो बर्नार्ड शॉ खेलने के लिए अब आपके जैसे लोग चाहिए। सीधी सी बात है कि ये शेक्सपियर खेलने के लिए, क्योंकि डिजाइनर और डायरेक्टर तो मान लीजिए थोड़ा हल्का भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन शेक्सपियर के एक्टर तो शेक्सपियर के, मतलब जब लाइनें बोले तो बहुत सारी स्क्रिप्टें हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखी है, लेकिन रख रखी है कि भाई जब जब कभी अभिनेता, कोई- जैसे मेरा ड्रीम है ये वेटिंग फॉर गोडो खेलना, क्या बात, ठीक है, वाह। और वो ड्रीम पिछले 20 साल से है। ये ट्रिविया का तो देखिए, फिर से बताता चलो जो हमें देखिए, सुना बोल रहे हैं। और ये मेरे दिमाग में भी, मैंने जब पहली बार पढ़ा वेटिंग फॉर गोडो, तो मैंने कम से कम 50 लोगों से उस कहानी की बात करी है, और देखिए इनके दिल में भी वो कहानी कितनी है। अच्छी बात है। मैं आप सबको बताता चलो कि वेटिंग फॉर गोडो सैमुअल बेकेट का एक नाटक है जो 54 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है और उतनी भाषाओं में खेला भी जा चुका है। और ये 20वीं शताब्दी का सबसे बेहतरीन नाटक सबसे माना है। बेहतरीन नाटक है। उसके जो कैरेक्टर्स हैं, लकी, पोजो, एस्ट्रागॉन, व्लादिमीर, आप और मैं बहुत खुश हो गया ये सुनकर, और एक उत्साह सा जगह है। और ये एक आप समझ सकते हैं कि दबी हुई सी कौन कौन सी आंच है अभी यहाँ, और किस तरीके से खूबसूरती से ये प्रकाश फैला, बिल्कुल। कुछ प्रकाश खुद ही है ये, तो वो तो ऑब्वियसली होगा ही। और आपको बताऊं कि मैंने 2 बार इसका 6 महीने रिहर्सल करके बंद कर दिया। बोले नहीं, परफॉर्मेंस में हम जा ही नहीं सकते। आषाढ़ का एक दिन का एक शो करके बंद कर दिया। बोले नहीं, ये बिहार में चल जाएगा, क्योंकि बिहार में लोग जी 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 थोड़े ज़्यादा उदार हैं भाषा को लेकर के, बाहर नहीं चलेगा। ये एक बहुत, और मैं आप दोनों से ये कहना चाहूँगा, आपकी ज़ुबान भी बहुत अच्छी है, और आप तो थिएटर आर्टिस्ट हैं, और वैसे भी आपकी ज़ुबान भी बड़ी तराशी हुई, बड़ी अच्छी सी है। लेकिन ये एक चैलेंज रहता है जब हम हिंदी नाटक देखते हैं यहाँ, तो हालांकि अब उस पर काम होना शुरू हो गया है, तो क्या हम नाटक को करिकुलम में शामिल, मैं भी रिसेंटली कुछ समय पहले गोवा में था, वहाँ के स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ, और हमने एक वर्कशॉप किया था थिएटर इन पेडागोजी, कि कैसे पेडागोजी में करिकुलम में थिएटर को घुसाया जाए। और हमारा ये मानना था वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो शिक्षाविद थे या हम लोग जो गए थे, कि इससे सबसे पहला सुधार जो होगा वो तो भाषा का होगा। तो क्या सच में थिएटर जो लोग करते हैं ज्यादातर, उनकी भाषा अपने आप समृद्ध हो जाती है? मैंने देखा है कि सबकी भाषा, सबकी तो नहीं, नहीं लोगों होती। की अच्छी होती है, नहीं होती, नहीं कैसे होती। होती है वो? देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जी। कि जो थिएटर कर रहा है बहुत शरीफ आदमी है। नहीं, ये तो मैं ये इंसान, देखिए क्या है ना कि हम भाषा सही करना चाहते हैं अपने, जी, कि नहीं जी। करना चाहते हैं। जैसे आपको यहीं भी रिजिड लोग मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे जी। जो विद्वान बोलते हैं आपको कि हमको अपनी मातृभाषा पे ध्यान देना है, मगही और भोजपुरी पे देना है। अब मेरे हमेशा होता है कि ठीक है, मगही भोजपुरी पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन अगर बोल हिंदी रहे तो शुद्ध बोलिए भाई, उसको मगी भोजपुरी की तरह मत बोलिए। मतलब भोजपुरी की तरह मत बोलिए। तो यहाँ ये भी झगड़ा है बिल्कुल। ये लेकर के कि हम जब तुगलक खेला जा रहा है तो तुगलक खेला जा रहा है, बिल्कुल। या फिर तुगलक को मगही में खेलिए आप। हाँ, ये भी एक चलन चला है। मैंने कई लोगों को ऐसे सुना है बातें करते हुए या देखते हुए कि भाई फला नाटक हम लोग शेक्सपियर का भोजपुरी में करेंगे, या फला, वो क्यों, क्या आपको, मैं पूछ रहा हूँ साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते, और आपने जिया है नाटक को, कि आपको नहीं लगता कि अगर कोई मूल भाषा जिस नाटक की उसको किसी और भाषा में खेला जाए तो एकदम आत्मा खेलना मर जाती चाहिए। है? नहीं नहीं, आत्मा नहीं मरती, एकदम खेला जाना चाहिए। लेकिन वो खेलने वाली प्रतिभा भी फिर हबीब तनवीर होना चाहिए। हाँ, ये एक काम की कि आप फिर उसका कहानी नहीं लेते हैं, उसकी आत्मा लेते हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ। ये एक अच्छी बात है कि अगर उस पोटेंशियल के लोग हैं हाँ। डायरेक्ट करने के लिए, एक्ट करने के लिए, तो बेशक किया जाना चाहिए। एकदम बेशक किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। और एक चीज़ जो छूट रही है, मैं जोड़ देता हूँ। जी जनरली हम परफॉर्मिंग स्पेस की जब बात करते हैं जी तो हमने प्रदर्शन की बात करते हैं हाँ कि हमने नाटक देखा, हमें अच्छा लगा, जगह अच्छी है। हाउस ऑफ वैरायटी के पीछे का जो वो है, या फिर जब स्पेस एंड थिएटर की बात करेंगे जी तो वो शुरू हो जाता है मेंटल स्पेस। मतलब ये थोड़ी सी गंभीर बात होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है करना जरूरी बिल्कुल है जानना चाहिए इसे। कि मेंटल स्पेस से शुरू होता है थिएटर या कोई भी आर्ट। वाह। हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि हमें एक गाना लिखना है, बहुत या खूबसूरत हमें बात। एक धुन बनानी है, या हमें एक थिएटर करना है।
तो मेंटल स्पेस में भी आने के लिए हमको सुकून चाहिए, बहुत सुंदर। इत्मीनान चाहिए कि जी। हम जब एकांत में बैठेंगे तभी सेम चीज अप्लाई होता है जब हम स्पेस बना रहे होते हैं बिल्कुल। कि एक ऐसा स्पेस आप बनाइए जहाँ जो सबसे पहली चीज़ जो दे वो सुकून दे, कि जहाँ पे आप दुनिया भर के शोर ये वो दुनिया भर की एंजाइटी और इस तरह से, इसलिए आप हाउस ऑफ वैरायटी की जब आप मेकिंग मतलब एक छोटी भी चीज़ इधर से उधर रखी रहती है मुझे गुस्सा आता है बिल्कुल obviously। कि कैसे ये इधर मैं रोज इधर 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 आता हूँ और देखता हूँ 3 कुर्सियाँ ऐसे रखी है, मैं कहता हूँ क्या बकवास है यार। हम बोले कि कहीं से आप तो वो चीज होनी ही चाहिए। जो हमारे एक्टर आते हैं चूंकि चप्पल सही से रखो सबसे पहले कि ये, तो इसीलिए ये अब जब हम नाटक बना रहे हैं और उसमें हाँ विमलेंदु भाई आप भी लिखते हैं, जब आप लिख रहे हैं तो कोई भी एक साउंड डिस्टर्ब करती है बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। जो मेरे जहन को, बिल्कुल। इसीलिए ये एक स्पेस ऐसा बनाया हुआ कि जब आप मेकिंग कर रहे होते हैं, मेकिंग में है, प्ले मेकिंग में है, गाने की मेकिंग में है, तो आपको इस जगह पे कोई डिस्टर्ब ना कहा भी गया है सॉलिट्यूड स्कूल ऑफ जीनियस। अगर जीनियस टाइप का काम करना है तो वो सुकून तो चाहिए होगा, वो सुकून, वो अरेंजमेंट चाहिए होगा आपको। तो ये कोशिश की गई है कि मतलब रॉबिन सर ने भी ये कोशिश की है, विनीत भाई ने, मैंने, विनीत भाई का आप देखिए कि कितना वो पैशनेट हैं जी। डिसिप्लिन को लेकर के। हाँ इतना ये थे कि वो तो चिल्लाने लगते थे कि 6 बजे का मतलब 6 बजे, बिल्कुल। कि 6:30 का मतलब 6:30। इसलिए आप देखिएगा इस स्पेस में जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम में नाटक शुरू होता है। बिल्कुल हमेशा ये मैंने ये बताता चलूं कि यहाँ अगर नाटक 6:30 से शुरू होना है तो वो 6:30 से ही शुरू होगा, और नाटक शुरू होने के बाद आप जो भी हो जैसे भी हो आपको अनुमति नहीं मिलती है कि आप, हम लोग को खुद नहीं मिलता है यार वो ये नाटक अनुमति। मेरा भी छूटा है कि पहले पहुंचा है। तो ये एक बात है। अब इस बात को अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए, नहीं उससे पहले एक बात, हाँ जी। क्योंकि आप एंकरिंग कर रहे हैं लेकिन आप एंकर नहीं है नहीं, मैं- ये सीधी सी बात है। अब आप अपने अनुभव, मैं एंकरिंग कर दे रहा हूँ आपके लिए कि विमलेंदु भाई बहुत, अब इनके बारे में जो बताया जाए कि मैं बोलूँ हमारी पीढ़ी के एक विद्वान व्यक्ति हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और हर विधा के विद्वान हैं, चाहे आप सिनेमा हो, साहित्य हो, म्यूज़िक हो, नाटक हो, हर तरह के, और एक्टिंग से भी जुड़े रहे हैं, और हाउस ऑफ वैरायटी में आके इन्होंने नाटक देखा है। तो आपका जो ये नाटक देखने का अनुभव है जी वो कैसा है हाउस ऑफ वैरायटी में? हाँ, ये बहुत अहम सवाल, इस पर तो मैं 2 दिन बोल सकता हूँ, लेकिन अभी मुख्तसर तरीके से बता दूं इसको कि मैंने आपको बताया अभी बातचीत के दौरान कि जब मैं पटना छोड़ के गया था बाहर पढ़ने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो मैं यहाँ से कई नाटक करके गया था स्कूल लेवल पे, जो कि एमेच्योरिश बच्चे करते हैं। मेरे पास थोड़ा सा एज ये था कि अंग्रेजी थोड़ी ठीक बोल लेता था, और शायद लंबा चौड़ा था तो मुझे अच्छे पात्र मिल जाते थे कि ये किरदार आपको करना है। तो मैंने किया और मेरा मन बड़ा बढ़ा हुआ था और मुझे मजा आने लगा था इसमें। लेकिन जब मजा आना शुरू हुआ तो अचानक मैंने पाया कि मेरा शहर ब्लैंक है, अब कोई मंच नहीं है, सब तरफ या तो भोजपुरी मगही ऐसे नाटक हो रहे हैं। मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पाता था, क्योंकि मैं एक्टर तो था नहीं, वो तो ऐसे ही कर रहे थे। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया, वहाँ अच्छे लोगों से मिला, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, वहां भी मैच्योरिश तरीके से इंग्लिश थिएटर ही किया। तो पटना लौटने में मुझे बड़ी कसक होती थी, उसका मैंने बहुत जगह पे काम किया। मैंने टॉम अल्टर के साथ काम किया, गिरीश कर्नाड के लिए वॉइस ओवर किया, उनके नाटकों में बहुत काम किया। लेकिन जब भी होता था कि अब पटना जाना है, तो मुझे लगता था कि जबकि मेरा घर था पटना, किसी ने छड़ी से मार दिया कि क्या करेंगे वहां जाके 10 दिन। तो एक वाक्य में अपने अनुभव को जो भैया ने पूछा है, मैं चाहूंगा कि सारांश के रूप में आप उसे लें, और एक सेंटेंस में इसको करना चाहूँ कि हाउस ऑफ वैरायटी में नाटक देखना पटना में रुके रहने की मेरी एकमात्र वजह है आज के दौर। थैंक यू। मैं अगर पटना में रहता हूं तो इस फिराक में रहता हूं कि अगला कार्यक्रम हाउस ऑफ वैरायटी में क्या, और विशेषकर नाटक। जैसे रिसेंटली हमने देखा पंचलाइट देखा, हमने चांद तन्हा आसमां तन्हा देखा, हमने अभी प्रेमचंद की जयंती मनाई, उसमें प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतरण देखा। और जो आत्मा वाली बात हम कह रहे थे, किसी भी प्रस्तुति में जो चीज सबसे सजग और सजीव तरीके से महसूस हुई वो आत्मा ही थी। क्योंकि मैंने चांद तना आसमां तना के बाद कई लोगों के आंखों में आंसू देखे, किसी पे खुशी देखी, और यही रिस्पॉन्स कमाई है थिएटर की। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं हर जगह नाटक देखने चला जाता हूँ जहां भी होता रहता है, पहुंच तो जाता ही हूँ। तो
ये आप हो सकता है कहीं जाए तो आपको मजा आए, कुछ बड़ा लगे छोटा लगे, लेकिन इमोशंस में उथल पुथल अगर देखना है तो हाउस ऑफ वैरायटी ही आए, वो यही मिलेगा। क्या बात। थैंक यू सो मच। और यही प्रयास भी था कि वो आत्मा जो नाटकों से पटना में लोगों ने गलत कर दिया कि भीड़ 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 का मतलब है प्ले सक्सेस हो गया, वो नहीं है हाउस ऑफ वैरायटी में। हाउस ऑफ वैरायटी में हम लोग इसके बारे में शुरू से संकल्प करके रखे थे कि हम 50 सीटर ही दिखाएंगे, लेकिन ऐसे प्लेस पुंज प्रकाश जी बना रहे हैं जो कि लोगों को अंदर से झकझोर देती है और सोचने पे उनको आमदा करती जी, है, बिल्कुल। मैं सोचने को लाचार करती है। इसको कंक्लूड करने के पहले एक आग्रह करना चाहूंगा आप दोनों से, दोनों बड़े हैं मेरे, और मेरी बड़ी इच्छा है, और मैं दूसरे राज्यों में ये करके आ रहा हूँ। जैसे आपको बताया अभी कि गोवा का जो SCERT है, वहाँ हमने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल के साथ मिलकर कोलैब करके थिएटर इन पेडागोजी पर काम किया। उसका पूरा सिलेबस और करिकुलम बन रहा है, वो चीज़ें चल रही हैं, अच्छे से हो रहा है। तो आप दोनों समर्थ भी हैं और गुणवान भी हैं, और मेरी जो सहायता लगेगी लगे, मैं भी हूँ साथ में। तो क्यों ना हम लोग इस चीज़ को प्रपोज करें कि थिएटर इन पेडागोजी हमारे राज्य में भी हो है और उसमें काम हो। वो कागज पे तो और चीजें हैं, यूजीसी ने बोला है थिएटर पढ़ाना है आपको, लेकिन मुझे नहीं दिखता कहीं करिकुलम या तो बहुत। तो ये चीज हम लोग फिर से करें। बहाली भी हो रही है। वो अब कोई बातें किसी दूसरी दिशा में जा सकती हैं। तो मैं इसकी हरकते हुए एक चीज और कहूंगा कि मुझे रीजेंट सिनेमा हॉल और अपने बचपन की बातों से एक चीज और याद आती है कि उस जमाने में आप सिनेमा हॉल में होने वाले प्रदर्शनों को कनेक्ट कर देते थे बच्चों से, स्कूल से। हाँ, तो बहुत किया। वो चीज नाटकों के साथ भी हो, कि अभी होगा। उनके शोज हो। नहीं अभी हो रहा होगा। है ना, जितने भी ग्रुप्स हैं चाहे जिनके, उनसे जैसे अभी आज जो हम लोग फिल्म देखेंगे जी, तो एक कुछ ग्रुप को हम लोगों ने बोला है कि आप आइए उसमें। अभी क्या है ना बिमलंदु भाई, मतलब वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो कहा जाता है कि जब मैं देखा नहीं, लेकिन लोगों ने बताया मुझे कि पृथ्वी जब शुरू हुआ था तो 4 ऑडियंस थी पहले दिन। तो बिल्कुल प्रदर्शन के लिए तो चाहिए हमें दर्शक और श्रोता, लेकिन कई बार जैसा कि भैया ने बताया कि वक्त लगता है, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है। इवन नहीं, सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विश्वास टूट गया ना बिल्कुल। कि नाटक मतलब कोई अच्छी चीज होगी। हाँ। ये लोगों के दिमाग से उतर गया। हाउस ऑफ वैरायटी उस चीज को वापस ला रहा है। और मुझे और खुशी है अब कहने लोग लगे। पूछ रहे हैं हमसे फोन कर करके इस हफ्ते का क्या प्लान है, दूसरा अगले हफ्ते में क्या प्लान है, इस तरह की बात अब चल रही है। हम जो मतलब दर्शक का जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसको सहभागी के कॉन्सेप्ट में बदलना चाह रहे हैं कि आप सहभागी हैं इसमें। क्या बहुत बड़ी बात है और बहुत महीन बात है, इसको समझना पड़ेगा नहीं कि सहभागी के तौर पर इसको समझना चाहते हैं। कि जैसे डिमांड कर रहे हैं लोग कि ये नाटक हमें दिखाइए, क्या बात? ये नाटक, जैसे मीना कुमारी देख करके लोगों ने बोला गुरुदत्त पे नाटक दिखाइए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो मुंजी को जाके बोला कि गुरुदत्त पे कीजिए, और 3-4 नाम ना बताया। सिर्फ उतना है बिमलंदु भाई, कुछ पुराने एक्टर जो पटना के हैं हाँ। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे डायरेक्ट करो। क्या बात, वाह। तो वो कि मैं करना चाहता हूँ यहाँ इस ये- जगह पे ये करना बहुत- चाह रहा हूँ। अब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और हमने काफी बातें कर भी ली हैं अभी, लेकिन मन भरा नहीं है। तो ये चीजें जारी रहेंगी, अपने भाव, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं हम आपसे साझा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ बैठकर हमेशा कुछ ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। ये हमारा पहला पॉडकास्ट आज जाएगा, जी। और अब हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग टॉपिक पे जी। हम तीनों बैठे और अलग अलग टॉपिक जिसकी ज़रूरत है बिल्कुल लोगों को और समाज को, उस पर हम लोग बात छेड़ें ताकि वो दूर तक जाए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जी, थैंक यू।